हेलो फ्रेंड्स, एस जी टॉक में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा हमारा यूनानी मेडिसिन्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि यूनानी मेडिसिन्स क्या होती हैं, कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें हम यूनानी मेडिसिन्स का यूटिलाइज कर सकते हैं, और जानते हैं आज कुछ बेसिक्स टॉपिक्स जो हमारे रिलेटेड हैं बॉडी से, वो भी जानेंगे यूनानी के फील्ड में। और साथ ही साथ में हम समझेंगे होम रेमेडीज़ के बारे में। टॉपिक थोड़ा लंबा होने वाला है, ये कुछ पार्ट्स में वीडियो बनेगी, प्लेलिस्ट रहेगी यूनानी पैथ के नाम से। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहला यूनानी पैथ का, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो जैसा कि आप लोग देख चुके होंगे, स्टार्टिंग के आपके फ्रंट पेज पे ही लिखा हुआ है यूनानी पैथ। तो हमारा यूनानी पैथ का ये लेक्चर है। इसमें हम जानेंगे सबसे पहले यूनानी क्लासिकल वेट्स के बारे में, यानी ऐसा क्या वेट्स है जो कि हमें ध्यान रखना होता है, यानी जो जो चीज़ें हैं क्लासिकल वेट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला है आपका मुस्ताद ग्रेन, जो कि 3.75 mg के आसपास रहता है। ग्रेन राइस है, राती है, मसाला है, तोलाल है, पाव है, सीर है, और कुछ बेसिकली ये जो नाम मैं बोल रहा हूँ ये कुछ लोगों को समझ में आ रहे होंगे, कुछ को नहीं भी आ रहे होंगे। ये कुछ यूनानी क्लासिकल वीट्स वगैरह हैं। उसके बाद जो हम जैसे कभी अभी आने वाले टॉपिक में आपने वैसे भी सुना होगा 1 ड्रॉप या 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून या 1 टी कप या फिर वाटर ग्लास, इस तरीके से कई सारे आपने चीज़ें सुनी होंगी। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये है आपका 0.6 ml, यानी 1 ड्रॉप का बोला था तो 0.06 ml जो है 1 ड्रॉप अप्रॉक्सीमेटली 25 माइक्रोलीटर। कई बार मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। 1 टीस्पून का मतलब होता है 5 ml। अगर हम बात करें 1 टेबल स्पून की तो वो अप्रॉक्सीमेटली 15 ml तक की बात की जाती है। अगर हम बात कर रहे हैं 1 टी कप की तो वहाँ पे हम 125 ml अप्रॉक्सीमेटली डोज की बात करते हैं। और वहीं पे 1 वाटर ग्लास की बात करें तो 250 ml की यहाँ बात होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये यूनानी मेडिसिन के साथ साथ में और भी मेडिसिन की वेइंग कैपेसिटी है। जैसे कभी बोला जाता है कि आपको 1 टीस्पून लेना है, तो वहाँ आपको ये याद रखना है टीस्पून का मतलब यहाँ बोला गया है कि आपने 5 ml लेना है। कोई भी क्वांटिटी जो भी है, आगे आने वाले में हम लोग सिरप या जो देखेंगे उसमें। अगर मैं बात करूं कि क्वांटिटी एंड डोजेज ऑफ मेडिसिन की बात करूं तो यूनानी में कुछ एजेस के बेसिस पे मेडिसिन जो हैं वो डिवाइड की गई हैं। जैसे 3 to 5 ईयर्स के जो एज हैं वो 1/4 ऑफ एडल्ट डोज लेते हैं। जो 6 to 11 ईयर के जो पेशेंट हैं वो 1.5 ऑफ एडल्ट डोज लेंगे। जो 12 से 18 एडल्ट लोग हैं, यानी जो एडल्टिंग में आ रहे हैं, वो 3/4 एडल्ट डोज लेंगे। यहाँ पे एडल्ट डोज जो डिफाइन की जाती है वो जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर देते हैं, यूनानी के वैद्य वगैरह जो हैं, जो देते हैं, हकीम बेसिकली, नॉट वैद्य, हकीम लोग जो देते हैं उनके डोजेस के अकॉर्डिंगली चलेगा। बात करते हैं आगे द स्पाइंस के बारे में। तो यहाँ पे आपके अब हम बॉडी की बात कर रहे हैं। स्पाइन मतलब जो बॉडी का सर्वाइकल है, आपका थॉरेक्स है, ल्यूम्बर है, सैक्रम है, कॉकेक्स है। तो ये कितने कितने होते हैं ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सर्वाइकल वर्टिब्रल की बात की जाती है, यानी जिसको सर्वाइकल प्रॉब्लम होती है, यानी गर्दन वाला, तो ये 7 कॉलम होते हैं वर्टिब्रास के। वहीं थॉरेक्स की बात की जाती है तो थॉरेक्स मैंने कई बार बताया है, आपके जहाँ जो चेस्ट एरिया है उसको होल्ड करने वाला जो वर्टिब्रल कॉलम्स है वो 12 पेयर्स ऑफ थॉरेक्स रहता है। फिर आता है लुम्बर, जहाँ हमारे कमर वाला पार्ट है, जहाँ से कई बार आपने सुना होगा लुम्बर पंचर करके बॉडी फ्लूइड, बोन फ्लूइड लिया गया। तो वो आपके 5 होते हैं। और सैक्रम और कॉकेक्स वैसे तो जब बच्चा छोटा होता है तो डिवाइडेड रहते हैं, लेकिन जब वो एडल्ट हो जाता है तो ये दोनों जो चीज़ है वो एक ही में कन्वर्ट हो जाती है। बात करते हैं नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर की। यूनानी के अकॉर्डिंगली क्या जो टेम्परेचर है वो रहेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो हमारी बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है। फ़ारेनहाइट की बात करें तो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 98.6 फ़ारेनहाइट के आसपास रहेगा।
पल्स रेट और बीपी रेट की बात की जाए तो जो माइन्योर्स हैं यानी जो बच्चे हैं यानी अबाउट 7 इयर्स तक के बच्चे जो हैं उनमें जो पल्स रेट रहता है बीट जो रहती है वो 140 बीट्स पर मिनट रहती है। वहीं अगर एडल्ट की बात की जाए तो 72 से ऑलमोस्ट 84 के आसपास आपको देखने को मिलेगी पल्स रेट। उसके बाद ओल्ड एज की बात की जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है और यहाँ 60 से 72 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। अबव 60 एज की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट की मैं बात करूं तो एक मायने छोटे बच्चे में 25 रेस्पिरेशन रेट रहता है पर मिनट, और वहीं एडल्ट की बात करूं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 20 के आसपास चला जाता है और ओल्ड एज में यही 17-18 के आसपास पर मिनट की मैं बात कर रहा हूँ। एक मिनट के अंदर जो बच्चा है वो 25 बार ब्रीदिंग करता है, वहीं एडल्ट जो है वो 20 बार, मतलब 20 बार के आसपास, प्लस माइनस 2-3 कर सकते हो आप। और जो ओल्ड है वो अप्रॉक्सीमेटली 17-18 तक जाता है। अगर हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, जो बहुत ही ज़्यादा आज के डेट में मैंडेटरी हो गया है, और आप ये कह लीजिए कि बहुत लोग हैं जो ब्लड प्रेशर के शिकार हो गए हैं कम एज में, बहुत टेंशन होती है, बहुत बदरेशन रहती है। तो थोड़ा सा आज ये भी नॉलेज लेते हैं कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कितनी एज पे कितना होना चाहिए। यूनानी के अकॉर्डिंगली अभी हम लोग चल रहे हैं, वहाँ से जांच रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं 15 से 19, तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 15 से 19 का अगर मैं ब्लड प्रेशर की बात करूं तो अब यहाँ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, यानी पहला जो मैं बोलूंगा वो सिस्टोलिक होगा, दूसरा जो होगा डायस्टोलिक होगा। तो ब्लड प्रेशर एवरेज देखा जाता है 120/80 mmHg यूनिट है। जो टेक्निकल लोग हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें, mmHg इज द यूनिट। उसके बाद आ जाते हैं एज ग्रुप में 20 से 39 ईयर का, तो वहाँ पे 125 से 80 से 90 भी चला जाता है। जरूरी नहीं है कि 80 रहेगा, इट्स राउंड अबाउट 90 भी। ध्यान रखें, जैसे कई बार बोलते हैं कि 120/80 सर क्या ये नॉर्मल है? जो 20 से 40 साल का बंदा है, यानी 20 से 40 ईयर्स का जो बंदा है, उसका जो बीपी है वो 125 से 80-90 के बीच में रहता है। यानी 125 इज योर सिस्टोलिक, डायस्टोलिक माइट बी 80 और 90। उसके बाद 40 से 60 ईयर्स तक जब जाता है तो वहाँ पे थोड़ा सा ब्लड प्रेशर और बढ़ जाता है। कहते हैं ना, एज बढ़ी उम्मीद बढ़ी तो प्रेशर बढ़ा। तो यहाँ पे प्रेशर हो जाता है आपका सिस्टोलिक 130, और 130 के बाद जो डायस्टोलिक है वो 90 से 95 तक जाता है। इट्स नॉर्मल यूनानी के अकॉर्डिंगली। हम लोग अभी एलोपैथिक की बात नहीं कर रहे हैं, यूनानी की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप ध्यान देंगे 15 से 19 ईयर ऑफ एज 120/80, 20 से 39 ईयर ऑफ एज 125/90, 80-90, और 40 से 60 इज 130/90 और 95। ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का हमारे पास ब्लड प्रेशर था। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक का लेक्चर आपको अच्छा लग रहा होगा, और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे ब्लड टेस्ट के बारे में। चलिए शुरू कर लेते हैं इसी के साथ में। तो आरबीसी का यहाँ पे अब हम कुछ ब्लड टेस्ट में, जैसे कंप्लीट ब्लड सेल काउंट सीबीसी की अगर बात करते हैं, सीबीसी के अंदर कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, जो कि सबसे पहला है हमारा आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, और इसको अदर नेम से इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, रेड सेल्स भी कहा जाता है। मेल की बात करें तो 4.35 से 5.65 मिलियन पर क्यूबिक mm ये आपके काउंट रहते हैं। फीमेल की बात करें वहीं पे तो 3.92 से 5.15 के आसपास। देखिए पॉइंट का डिफरेंस आपको कई जगह मिल सकता है, कई जगह 4 से 5 लिखा होगा, 4.5 से 5 लिखा होगा। तो यहाँ पे यूनानी के अकॉर्डिंगली हम लोग चल रहे हैं, तो इट्स 3.92 टू 5.13 पर क्यूबिक mm। एक एवरेज की बात कर लें कि भाई मेल फीमेल मिला के कुछ तो एवरेज निकलता होगा, तो 4.32 से 5.72 एक एवरेज है मेल फीमेल का दोनों कंबाइन करके। हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन ग्राम पर डीएल में देखा जाता है। ग्राम पर डीएल में मेल की बात करें तो 13 से 16 जो है वो हीमोग्लोबिन रहना चाहिए एक एडल्ट मेल का। फीमेल की बात करें तो एडल्ट फीमेल में 11.6 से आपका रहेगा 16 के आसपास ग्राम पर डीएल ऑब्वियसली।
एवरेज की बात करें कि क्या एवरेज रहा मेल फीमेल में मिला के, तो 13 से 17 एक एवरेज है मेल और फीमेल का। अगर इसके बिटवीन में आ रहा है तो द हीमोग्लोबिन इज नॉर्मल। बात करते हैं टीएलसी, दैट इज टोटल ल्यूकोसाइड काउंट, जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स के नाम से भी जानते हैं। 4,500 से 11,000 पर क्यूबिक एमएम ये देखने को मिलेगा आपके सेल्स में। डीएलसी की बात करें तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइड काउंट और एलिवेटेड लेवल इंडिकेट्स, यानी क्या क्या एलिवेटेड लेवल्स हैं इसके साथ में वो भी हम जानेंगे। तो पहले तो ये जान लें कि डीएलसी होते क्या है। डीएलसी क्या है? आपके बॉडी के फाइटिंग सेल्स हैं डीएलसी। डीएलसी का काम क्या होता है? आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आता है, बाहर से कोई अटैक करने आ रहा है, तो आपकी बॉडी एक मशाल वाले लोगों के साथ खड़ी रहती है, तो वो जो डीएलसी काउंट है वहां आता है। तो न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं, इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स कितने रहते हैं, तो इट्स राउंड अबाउट 54% से 62% रहते हैं, जो कि क्या हेल्प करते हैं आपके, मतलब किस बीमारी में हेल्प करते हैं, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्ट्रेस, इन्फ्लामेशन, बर्न एक्सेट्रा, इन सब में न्यूट्रोफिल्स जो है केसेस क्या होते हैं, ज्यादा बढ़े हुए नजर आते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, न्यूट्रोफिल जो है, देखिए कई जगह आपको ये 70 भी मिल सकता है, 40 या 45 से 70। मैं यूनानी के अकॉर्डिंगली चल रहा हूँ कि यूनानी किस प्लेटफॉर्म पे, यानी क्या बेस लेके चलता है। तो यूनानी के अकॉर्डिंगली 54% से लेकर 62% तक इज द न्यूट्रोफिल नॉर्मल रेंज। और ये न्यूट्रोफिल जब बढ़ेंगे, किस कंडीशन में बढ़ेंगे, किस कंडीशन में घटेंगे, तो आपके बर्न, कोई भी बर्निंग होगा, इन्फेक्शन, तो उसकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो आपको देखने को मिलेगा, कोई बर्न होगा कहीं बॉडी पे तो देखने को मिलेगा, कोई स्ट्रेस आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर, कोई स्ट्रेस होगा, तो वहाँ भी आपका न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ मिलेगा। और साथ ही साथ में इन्फ्लामेटरी कंडीशन, जैसे चोट लग जाना, कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह से कोई ऑर्गन स्वेल हो जाना, या कोई भी XYZ कंडीशन की वजह से अगर कहीं पे स्वेलिंग यानी इन्फ्लामेशन कंडीशन देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे न्यूट्रोफिल आपका बढ़ा हुआ नजर आएगा। बात करते हैं आगे ल्यूकोसाइड की। तो यूनानी के अकॉर्डिंग ल्यूकोसाइड जो है वो 25 से 33% के आसपास रहता है। और बात करें इसमें तो आपका जो कफिंग है, कफ की वजह से, यानी जो ज़्यादातर देखा गया होगा कि ट्यूबरक्लोसिस में जो है आपका क्या होता है, बढ़ा हुआ आता है क्या चीज़, ल्यूकोसाइड बढ़ा हुआ आता है। यहाँ ल्यूकोसाइट में वायरल डिजीज है, इन्फेक्शंस हैं, तो ये सब या फिर मोनोन्यूक्लियोसिस की कंडीशंस है, ये सारी कंडीशंस है जिसमें लिम्फोसाइट्स जो हैं वो इमेच्योर तरीके से दिखाई देते हैं, मतलब बड़े हुए या कम दिखाई देंगे अलग अलग कंडीशन में। आगे बात करते हैं मोनोसाइट्स के बारे में, जो कि 3 से 9% के आसपास देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू यूनानी। में बार बार बोल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू यूनानी। मलेरिया, टाइफाइड, फंगल, इन्फ्लामेटरी कंडीशंस और डिजीज रिलेटेड टू योर ब्लोज, तो ये जो कंडीशंस हैं, इन्फ्लामेशन, ब्लोज कंडीशंस जो है डिजीज़ की, या फंगल कंडीशन है, या आपका ट्यूबरक्लोसिस है, मलेरिया है, मतलब वायरल डिजीज से रिलेटेड थोड़ा सा, तो उस केस में क्या होता है, कई बार मोनोसाइट्स जो हैं वो बढ़े हुए नज़र आते हैं। उसके बाद इस्नोफिल की बात करें तो यहाँ पे 1 से 4% आपका इस्नोफिल काउंट है, जो कि एलर्जिक कंडीशन में, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में और कुछ इंटरनल वॉन्ड्स के केसेस में देखने को ज़्यादा मिलता है। इस्नोफिल ज़्यादातर आपकी स्किन से रिलेटेड डिजीज़ में भी रहता है, ये एक छोटा सा पार्ट है जानने के लिए। बेसोफिल की बात करें तो 0 से 1% जो है ये नॉर्मल रेंज रहती है, और कैंसर के केसेस में, हाइपोथायरॉयड के केसेस में ये कंडीशंस जो है ये बढ़ जाती हैं, और कई बार देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम भी हो जाती हैं। बात करते हैं हिमेटोक्राइट यानी PCV HCT जिसको हम बोलते हैं, वो उसकी अगर परसेंटेज की बात करूँ तो 35.7 से 46.7 यहाँ पे नॉर्मल रेंज देखने को मिलेगी। उसके बाद प्लेटलेट काउंट की बात करते हैं तो 1.5 लाख से 4 लाख पर क्यूबिक mm आपका प्लेटलेट काउंट रहेगा। ESR की बात करें, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, तो उसमें अगर हम बात करें तो बात करते हैं सेडिमेंटेशन की, तो 0 से 9 mm जो है ये एक नॉर्मल है, 9 तक एवरेज माना जाता है कि हाँ ठीक है, पेशेंट नॉर्मल है इन 1 आवर, 1 आवर में जो गिरा है। उसके बाद बात करते हैं आगे बायोकेमिस्ट्री के बारे में। तो बात कर रहे हैं हम अब बायोकेमिस्ट्री के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं लिपिड प्रोफाइल से, यानी दिल की धड़कनें, यानी दिल कैसा है चलिए जान लेते हैं। लिपिड प्रोफाइल के अंदर आता है टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL कोलेस्ट्रॉल, VLDL और LDL कोलेस्ट्रॉल। नॉर्मल रेंज की बात करें यहाँ तो टोटल कोलेस्ट्रॉल आपका 130 से 200 mg/dl,
ट्राइग्लिसराइड की बात करें तो 60 से 200 mg पर DL, और HDL की बात करें 30 से 70 mg पर DL। VLDL की बात करें तो ये है 5 से 40 mg पर DL, और LDL की बात करें तो ये है आपका 85 से 133 mg पर DL। ये नॉर्मल रेंज है जो देखने को मिलता है। अब ये बढ़ता घटता कैसे है, तो आपके खान पान की वजह से। अगर आप खाना अच्छा खा रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं, तो आप बढ़िया फिट रहेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैज़ी खा रहे हैं, तो आपका थोड़ा लिपिड प्रोफाइल जो है वो बिगड़ सकता है। तो टाइम से चेक कराने की आपको ज़रूरत है। बात करते हैं आगे किडनी फंक्शन टेस्ट की, जान लेते हैं कि आपकी किडनी जो कि फिल्टर करती है आपके ब्लड को, देखते हैं कि वो किस तरीके से नॉर्मल रेंज में रहती है। तो अगर ब्लड किडनी की बात करें तो इसके अंदर कुछ 3 बेसिक टेस्ट आते हैं बायोकेमिस्ट्री के, जो कि है ब्लड यूरिया, यूरिक एसिड और सीरम क्रेटिनिन। अगर मैं बात करूं ब्लड यूरिया की, तो 20 से 40 mg पर DL ब्लड यूरिया देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको यूरिक एसिड, अगर नॉर्मल रेंज की बात करें, मेल फीमेल में थोड़ा सा वेरिएशंस आते हैं। मेल की रेंज की बात करूं तो 3.4 से 7 mg पर DL, और यहीं फीमेल की बात करूं तो 2.4 से 6 mg पर DL। ये सारी नॉर्मल रेंज, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यूनानी के अकॉर्डिंगली बता रहा हूं मैं। फिर आ जाते हैं सीरम क्रिएटिनिन, जो कि मेल का है 0.6 से 1.2 mg पर DL, और वहीं अगर फीमेल की बात करें तो 0.5 से 1.1 mg पर DL सीरम क्रिएटिनिन इज नॉर्मल। अब बात करते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में, यानी आपका लिवर कैसा है, उसमें क्या मोटे मोटे टेस्ट आते हैं। तो यहाँ सीरम बिलिरुबिन आता है, जो कि है आपका 1.1 से 0.8 mg पर mg, सॉरी DL नहीं है इसमें, इट्स ओनली mg। और SGOT की बात करूं तो 10 से 34 इंटरनेशनल पर लीटर, और GGT की बात करें तो ये 0 से 51 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, और एल्ब्यूमिन की बात करें तो 34 से 54 ग्राम पर DL के आसपास ये नॉर्मल रेंज आपको देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं कि भाई ऐसा कौन सी चीज़ें हैं जो इंक्लूड करती है रैपिड डिजीजेज में, मतलब जैसे आपका कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत रैपिडली होती हैं, या किडनी को इन्फेक्ट कर सकती है, या आपकी KFT को इफ़ेक्ट कर सकती है। तो सबसे पहला है जो आपका वो है डेंगू फीवर। यानी डेंगू फीवर जो है वो 3 से 14 दिन के अंदर कंटिन्यूसली बुखार अगर आपको रह रहा है तो आपको डेंगू टेस्ट कराना चाहिए। अब डेंगू टेस्ट में क्या कराना चाहिए भाई, हमें IgG, IgM और NS1 कराना चाहिए, या हमें CBC कराना चाहिए। तो आपको दोनों कराना चाहिए। फिर आते हैं कॉमन कोल्ड, जो कि 1 से 3 दिन के आसपास रहता है। अगर इसके बीच में आपने ट्रीटमेंट कर लिया तो आपका जो कॉमन कोल्ड है वो ठीक हो जाएगा। ऐसे डेंगू है 3 to 14 डेज का इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, और इसी इंक्यूबेशन पीरियड में अगर आपने मेडिसिन वगैरह लिया, उसको क्योर कर लिया, तो आप बच जाएंगे। डेंगू से कोई भी हानि आपको नहीं पहुंचेगी। कोविड-19 की बात करें तो इसका भी 2 से 14 दिन के आसपास का इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है बॉडी के अंदर में। अगर इसी टाइम पे आपने इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया सिम्टम्स को देखते हुए, तो आप बहुत जल्दी क्योर हो जाएंगे। बात करें HIV से, तो इसका भी आपका जो स्टार्टिंग का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है वो 1 से 15 दिन का होता है। 1 से 15 दिन के अंदर अंदर अगर आप इसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं HIV टेस्ट के द्वारा, तो आप इसको क्योर कर सकते हैं। 100% क्योरिटी तो देखिए आज तक HIV की कहीं नहीं मिली है, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि आप मेडिसिन अगर ठीक से लेते हैं तो ये कंडीशन सप्रेस हो जाती है, आपको डिजीज आगे फैलने की नहीं होती है बॉडी में। अगर बात करूं मैं इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में, तो वहाँ पे भी 1 से 3 दिन का यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। अगर इसी पीरियड में आप इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो बिल्कुल ये ठीक हो जाएगा। मिजल्स की बात करें तो 9 से 12 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, और इसी टाइम पीरियड में आपको इसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। हुपिंग की बात करें तो ये 7 से 14 दिन का है। पोलियो की बात करें तो 7 से 14 दिन। रेबीज की बात करें 1 से 3 महीने के आसपास का है इसका। लेकिन आप इसमें अगर आपको किसी कुत्ते ने काटा है, डॉग ने काटा है, तो आप इसे जल्दी रैपिडली ट्रीट कर सकते हैं। स्मॉल पॉक्स की बात करें 7 से 17 दिन है। टेटनस की बात करें 7 से 17 दिन का है। ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो 2 से 12 दिन के आसपास का है। थायराइड की बात करें, यहाँ थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 से 21 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, और अगर आप इसको इसी टाइम पे ट्रीट करते हो तो बहुत जल्दी
आप ठीक हो जाओगे। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी की बात करें तो ए वहाँ पे 14 से 50 दिन है और बी की बात करें तो 50 से 180 दिन के आसपास का ये टाइम पीरियड रहता है। अब ये इतना जो मैंने टाइम पीरियड बताया बेसिकली ये इंक्यूबेशन टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में अगर आप टेस्ट करा के आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ट्रीटमेंट बहुत ईजी होता है और बहुत जल्दी आपके रिकवरी के चांसेस रहते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सीमेन एनालिसिस की कि हमारा जो सीमेन है मेल का वो कैसा रहेगा और किस तरीके से खासकर मेल इस पे ध्यान दें। जो आपका लिक्विफाइड टाइम है वो 20 से 30 मिनट का होना चाहिए। पीएच जो है वो 7.2 से 8 पीएच के आसपास रहेगा। वॉल्यूम की बात करें तो जो आपका सीमेन निकलता है इजैकुलेट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 ml और मोर देन दैट वो रहता है। वॉल्यूम में बात कर रहा हूँ। WBCs जो हैं उसमें दिखने नहीं चाहिए। स्पर्म काउंट की बात करें तो उसके अंदर 60 से 120 मिलियन स्पर्म पर ml में दिखना चाहिए। वेलोसिटी की बात करें 75% और हम मोर रहना चाहिए है। मोलैलिटी की बात करें तो 70% से ऊपर आना चाहिए। मोलैलिटी टेस्ट होता है, आपको जो याद रखना था वो उससे पहले वाला था। कैसे उसको हेल्दी करेंगे हम उसको वो भी बताएंगे। और अगर हम बात करें कलेक्शन की तो सेक्सुअल एब्सेस 7 दिन ना करें और उसके बाद जो आप कलेक्ट करेंगे मिनिमम 24 आवर आफ्टर 24 आवर ऑफ कह सकते हो इंटरकोर्स आप सैंपल देने के लिए एलिजिबल जरूर हो। अब आगे बात करते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की। तो बात कर रहे थे हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की। तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में बेबीज का जो है हम इसमें चलेंगे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंगली। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में सबसे पहले आता है वैक्सीनेशन, उसके बाद आएगा व्हेन टू गिव, डोजेज और रूट्स और साइट्स, क्या क्या साइट्स रहेंगे, कितने रूट्स हैं और डोज कितना रहेगा और कब किस टाइम पे देना है हम वो समझेंगे। तो सबसे पहला है आपका वैक्सीनेशन में नाम है BCG जो कि दिया जाता है एट बर्थ और एज अर्लियर पॉसिबल टिल 1 ईयर ऑफ एज, यानी 1 साल से पहले पहले दे दिया जाए या बच्चा पैदा होता है उसी टाइम दे दिया जाए। डोज की बात करूं तो 0.1 ml यानी 0.05 ml यूनिट यानी 1 मंथ ऑफ एज के बच्चे को ये दिया जाता है। रूटीन है इंट्राडर्मल यानी आपका जो रूट है बेसिकली मसल्स में दिया जाता है। इंट्राडर्मल मतलब मसल्स और ओरल मतलब माउथ के द्वारा। इंट्रावेनस होगा यानी सीधा उसकी वेन में। और साइट की बात करें तो लेफ्ट अपर आर्म पे यानी यहाँ पे उसको ये BCG का इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद है हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज जिसको बोला जाता है जो कि है एट द बर्थ और 24 घंटे के अंदर अंदर जब बच्चा पैदा हुआ है उसी टाइम पे उसको ये देना होता है। अगर मैं बात करूं कि कितना ml देना है तो 0.5 ml यहाँ पे देना होता है। इंट्रामस्कुलर देना होता है। डर्मल होती है स्किन और मस्कुलर होता है आपके मसल्स के अंदर। तो ये इंट्रामस्कुलर था, इससे पहला जो था इंट्राडर्मल था। और बात करें साइड की तो ये भी आपका लेफ्ट साइड में रहता है। कहाँ पे है तो साइड ऑफ माइड थाई यानी जो आपकी लेफ्ट थाई है उसकी साइड में रहेगा। फिर आ जाते हैं OPV बर्थ डोज है ये भी एट द टाइम ऑफ बर्थ और 15 डेज विद इन 15 डेज यानी 15 दिन के अंदर अंदर डेज देना होता है। ये 2 ड्रॉप देना होता है और ये ओरली यानी मुंह में पिलाने वाली डोज होती है। उसके बाद है OPV 1 to 3 ये है 6 वीक्स 10 वीक और 14 वीक, 2 ड्रॉप्स हैं इसकी क्वांटिटी और ये ओरली पिलाई जाती है। IPV जो है आपकी वो 14th वीक पे 14 वीक पे दिया जाता है और 0.5 ml डोज रहेगा। इंट्रामस्कुलर दिया जाता है और ये राइट जो थाई है उसके पास में आपको दिया जाएगा। उसके बाद करते हैं पोटा वायरस के बारे में, वैक्सीन के बारे में। तो ये है 6th वीक और 10th वीक और 14th वीक यानी ये 3 बार दिया जा रहा है। कहाँ कहाँ पे 6th वीक में दिया जा रहा है, 10th वीक पे दिया जा रहा है और 14th वीक पे दिया जा रहा है। 5 ड्रॉप्स इसका डोज है और ओरली इसको पिलाया जाता है। फिर है आपका मिजल्स का जो कि 9th और 12th मंथ ऑफ एज पे दिया जाएगा यानी एक बच्चा जो 9 महीने और 12 महीने का होगा 2 बार रहेगा ये डोज। और सब क्यूटेनियस इसकी साइट है। अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो 0.5 ml ये दिया जाता है अपर आर्म में राइट वाली साइड में दिया जाता है। उसके बाद है विटामिन A डोज का दिया जाता है जो कि है 9 मंथ विद मसल जो कि मिजल्स का है और 1 ml इसकी क्वांटिटी है और ये ओरली पिलाया जाता है। फिर है DPT जो कि 16 से 24 मंथ के लिए यानी 16 से 24 मंथ्स के लिए दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर दिया जाता है और ये भी आपका
जो लेफ्ट है थाई उसमें दिया जाएगा, और ये 0.5 ml इसका अमाउंट रहेगा। OPV जो है वो दिया जाता है आपका 2 ड्रॉप है। मंथ की बात करूँ तो 16 से 24 मंथ पे दिया जाएगा, ओरली ये पिलाया जाता है। बात करें मिजल्स सेकेंड डोज की तो ये 16 से 24 मंथ पे फिर ये दिया जाएगा, और 0.5 रहेगा ml। सबक्यूटेनियस रहेगा राइट अपर आर्म में। राइट ए यानी विटामिन ए का सेकेंड डोज जो है 9th डोज जिसे वो बोला जाता है, जो कि 16 मंथ ऑफ विद DPT रहेगा। OPV बूस्टर रहेगा। ये ओरली दिया जाता है, 2 ml पिलाया जाता है बच्चे को। DPT की बात करें सेकेंड डोज की तो 5 से 6 ईयर का है, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर है, लेफ्ट अपर आर्म में दिया जाएगा। TT की बात करें यानी टेटनस इंजेक्शन की तो 10 ईयर एंड 16 ईयर 2 बार ये दिया जाता है, 0.5 ml है, इंट्रामस्कुलर है, और अपर आर्म में किसी भी आर्म में आप ये डोज दे सकते हैं। तो ये था आपका नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के प्रोग्राम के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको भी थोड़ा समझ में आया होगा, और जो बच्चा प्लान कर रहे हैं उनको भी थोड़ा समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ में डेट ऑफ डिलीवरी के बारे में बात कर लेते हैं। इसके ऊपर मैंने एक CCH में टॉपिक डाल रखा है कि किस तरीके से डेट ऑफ डिलीवरी जो है वो देखी जाती है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से आप उठा सकते हैं। मोटे मोटे तौर पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि डिलीवरी डेट कैसे आइडेंटिफाई की जाती है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि फरवरी में फर्स्ट वीक में अगर किसी को मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ है, उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल था, तो सीधा उसका 9 मंथ कैलकुलेट करके और नवंबर 8th या 10th 12th के आसपास की 10-15 दिन का गैप लेके वो डेट दे दी जाती है। आगे बात करते हैं बॉडी मास इंडेक्स के बारे में, यानी आप कितने ओबे हो या कितने वेट फिट हो, क्या हाइट होनी चाहिए आपकी, और क्या वेट रहना चाहिए मेल और फीमेल दोनों की बात करेंगे हम। शुरुआत करेंगे 5.6 इंच से लेके 6 फुट तक के लोगों की, कि 4.6 इंच के लोगों में कितना मेल में कितना वेट होना चाहिए, और फीमेल है तो कितना वेट रहना चाहिए। थोड़ा मीटर के बारे में भी जान लेंगे कि कितना मीटर होता है, तो कैलकुलेटेड है, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे हाइट है, अगर फिट की बात करूँ तो 4.6 फिट है, जो कि मीटर में आती है 1.35 मीटर। मेल की अगर वेट वजन की बात करूं तो 28 केजी से लेकर 35 केजी के वजन का इंसान होना चाहिए। फीमेल की बात करूं तो 28 से 35 यहाँ पे सेम ही है। बात करें 4.7 फुट के इंसान की, यानी 4 फुट 7 इंच की बात करें तो ये मीटर में आ जाता है 1.37 मीटर। और वेट की बात करें तो 30 से 39 केजी मेल होना चाहिए, और 30 से 37 केजी के आसपास फीमेल का वजन होना चाहिए। बात करते हैं 4 फुट 8 इंच के इंसान की, यानी 1.40 मीटर के इंसान की, तो 33 केजी का मेल से लेके 44 केजी का मेल हो सकता है, और 32 से 40 के आसपास ही आपकी फीमेल रहेंगी। बात करते हैं आगे 4 फुट 9 इंच के बारे में, मीटर में आते हैं तो 1.42 मीटर्स। वेट की बात करें तो 35 केजी से लेके 44 केजी तक मेल का जो वजन है वो नॉर्मल कहा जाता है, और इससे ज़्यादा है तो उबे है, इससे कम है तो बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूँ फीमेल की वहीं तो 35 से 42 केजी तक आपको वेट रहना चाहिए। अब आगे बात करते हैं 4 फुट 10 इंच मेल और फीमेल के बारे में। तो यहाँ पे 4 फुट 10 इंच पे आपका 38 से 46 केजी, और फीमेल में 36 से 45 केजी के आसपास आपका वजन होना चाहिए। 4 फुट 11 इंच की बात करें तो 40 केजी से 50 केजी का मेल ठीक रहेगा। 39 से 44 के आसपास जो है वो फीमेल का वजन होना चाहिए। 5 फुट मैक्सिमम लोगों की हाइट है इंडिया में। तो 5 फुट के इंसान के लिए 43 केजी से 53 केजी मेल का वजन है, और 40 से 50 केजी फीमेल का वजन है। अगर आप इस बीच में नहीं हैं तो अपने वजन पे ध्यान दें। 5 फुट 1 इंच की बात करें तो यहाँ पे 45 केजी जो है 45 से 55 मेल, 43 से 52 फीमेल का वजन है। वहीं 5 फुट 2 इंच की बात करूं तो यहाँ पे ये है आपका 50 से 61 केजी मेल है, और 47 से 57 केजी फीमेल है। आगे बढ़ते हैं 5 फुट 5 इंच पे आते हैं। तो 5 फुट 5 इंच पे मेल का वजन जो है वो 55 केजी से 68 केजी तक है। वहीं फीमेल का वजन जो है 51 से 62 है। मेरा वजन थोड़ा बढ़ा हुआ है
मुझे वजन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, काफ़ी बड़ा हुआ है, 65 के आसपास होना चाहिए या 60 के आसपास, तो बहुत बड़ा हुआ है। खैर, बात करते हैं आगे। 5 फुट 7 इंच की बात करते हैं तो 60 से 70 केजी के आसपास होना चाहिए मेल में, और 55 से 67 के आसपास फीमेल में। बात करते हैं 5 फुट 10 इंच की, तो 67 से 83 केजी का होना चाहिए और 60 मेल, और वहीं 61 से 72 केजी की फीमेल होनी चाहिए। बात करें 5 फुट 11 इंच की, तो 70 से 85 केजी का मेल होना चाहिए और वहीं पे 63 से 77 केजी की फीमेल होनी चाहिए। 6 फुट की बात कर लेते हैं तो 72 से 89 केजी का पर्सन होना चाहिए जो कि हेल्दी कहलाएगा मेल में, और 65 से 80 केजी की फीमेल होनी चाहिए जो कि एक हेल्दी फीमेल कहलाएगी। इसका चार्ट बहुत बड़ा है, अगर आप कहोगे तो मैं डिटेल चार्ट वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। जरूरी नहीं है इतना ही हो, लेकिन इससे +-1-2 चलेगा, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो कि मैक्सिमम मेरी हाइट, अगर मैं अपनी हाइट की बात करूँ तो इट्स 5'6" के आसपास है, मतलब 5'6" से थोड़ी सी ज़्यादा है, नॉट 5'7", लेकिन 5'6" 5'7" के बीच में ही मैं जब कभी नापता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है आधे 1 इंच का फ़र्क कहीं ना कहीं दिख जाता है। तो 5'6" के रेंज में मैं आता हूँ और मेरा वज़न जो है वो 70 किलो के आसपास का होना चाहिए, यानी यहाँ मेरा वज़न जो अभी 9 किलो बढ़ा हुआ है। आई एम 79-80 केजी, तो थोड़ा मुझे मेंटेन करने की ज़रूरत है, और अगर आपका भी वज़न बढ़ा हुआ है तो आपको भी मेंटेन करने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ जानते हैं कि चिल्ड्रंस जो छोटे होते हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स रहती है, यानी जब छोटा बच्चा खासकर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि केस ऑफ एलिमेंट्स, यानी बच्चे जब रोते हैं सर पे हाथ रख के, पेट पे हाथ रख के, या कैसे, तो वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, या कहाँ उनकी मूवमेंट से हम क्या पता लगा सकते हैं कि भाई बच्चे को क्या परेशानी है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। शुरुआत करेंगे कल डिफरेंट इंडिकेशंस बाय एलिमेंट्स ऑफ चिल्ड्रन। थैंक यू, कीप स्टडिंग। जय हिंद।